हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल बिलियन एजुकेशन में। मैं हिमांशु सर, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। बेटा, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं ना, वो क्लास 12th का बायोमॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे होंगे इसको आपने तो 11th के बायो में भी पढ़ा है। तो हाँ, ये बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो अगर आपने बायो में पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में मैं आज को आपको सिखाऊंगा। डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना सीखते हो। आसान सा चैप्टर है, बट फिर भी आपको समझा या नहीं समझा, या तो आज इसको पढ़ने के बाद आपका बायोमॉलिक्यूल बिगड़ जाएगा या तो सुधर जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका बायोमॉलिक्यूल बिगड़ा या सुधरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। और इस चैप्टर को अपन 4 से 5 लेक्चर के अंदर बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे। स्टार्ट करें, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा बात क्या होती है ना, सबसे पहले बात आती है कि बायोमॉलिक्यूल को डिफाइन कैसे करें। डेफिनेशन क्या होती है बायोमॉलिक्यूल की, तो स्टार्ट करते हैं। बायोमॉलिक्यूल, 2 मिनट बस। बायोमॉलिक्यूल नाम से क्लियर हो रहा होगा। बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल को डिफाइन किया गया बेटा कि इट इज द लाइफलेस मॉलिक्यूल विच कंबाइन इन स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ। यानी खुद ये कैसे हैं, लाइफलेस है, बट ये जब किसी तरीके से कंबाइन करते हैं, कि स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन करते हैं ना, तो ये लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। तो यही डेफिनेशन दी गई इसकी। इट इज द लाइफलेस मॉलिक्यूल, इट इज द लाइफलेस मॉलिक्यूल which combine in specific manner to produce life, to produce लाइफ। चलो भाई, इतनी बात हो गई कि एक लाइफलेस मॉलिक्यूल है जो कुछ स्पेसिफिक मैनर में कंबाइन करके लाइफ को प्रोड्यूस करता है। तो बात आती है कि एग्जाम्पल क्या है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बायोमॉलिक्यूल का। आप लोग सब जानते होंगे, ऐसा कुछ तोड़ फोड़ एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा जो आपने सुना ही नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सब जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, नाम तो सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एक्सेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड, हॉर्मोन्स, ये सब आपके बायोमॉलिक्यूल में आ जाते हैं। तो बेटा जो अपने को सबसे पहले स्टार्ट करना है ना, वो स्टार्ट करना है कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे पहले कहां छलांग लगानी है, कार्बोहाइड्रेट्स के समुद्र में छलांग लगानी है। तो आइए कूद पड़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के समुद्र में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए कलर भी चेंज हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स। चलो भाई, अब बात आती है कि सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिफाइन किया कार्बोहाइड्रेट्स को। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कैसे डिफाइन करूं, लोगों को क्या बताऊं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। तो उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बोल दी
कि इट इज नथिंग, इट इज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या बोला उन्होंने कि ये क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब बात आती है सर ये हाइड्रेट्स क्या होते हैं। जब बेटा किसी भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी चीज को जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। मैं ही हूं, मुझे चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया आके, तो मैं भी हो गया हाइड्रेट ऑफ हिमांशु सर। मतलब मुझे भी वाटर मॉलिक्यूल घेर लिए तो मैं भी क्या हो गया, हाइड्रेट बन गया। ऐसे अगर कार्बन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, घेर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पहले तो लोग यही सोचते थे, तो उनको भी सम्मान देते हैं कि क्या वो सोचते थे, फिर उसमें कुछ कमियां आई होंगी जिससे धीरे धीरे इस डेफिनेशन को करेक्ट किया गया। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को उन्होंने बोला बड़ा सिंपल, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन is called carbohydrates। तुम हटो यहां से, called carbohydrates। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या बेटा, जैसे मान लो ऐसा एज्यूम करो, चलिए पीला कलर उठाते हैं। जैसे मान लो बेटा ये अपन ने कर दिया क्या, कार्बन ले लिया, ये है आपका कार्बन, कार्बन ये है कार्बन। अगर इसको चारों तरफ से ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया, H2O दिख रहा है कि कार्बन को चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल ने पैक कर लिया, यानी कार्बन का हाइड्रेशन हो गया। अब हाइड्रेशन हो गया तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो डेफिनेशन क्या बन रही थी कि इफ कार्बन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। बट उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई, ये तो बोला ही बोला, साथ में और क्या बोला कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है, CxH2OY, where X is the number of carbon atom and Y is the number of water molecule। बेटा ये फॉर्मूला ही क्या बता रहा है कि कार्बन को वाटर ने सराउंड कर लिया है। अब बात आती है, उन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा तो उसको अपन कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, उनका नामकरण बोल देंगे, भैया ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, आइए जैसे उन्होंने लोगों को खुश करने का प्रयास भी किया, कैसे देखिए, C6H12O6 सब लोग जानते होंगे, ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, गर्मी में बड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी। आइए इस फॉर्मूले को इस पे बैठाते हैं, देखते हैं। CX तो कार्बन के नंबर बेटे कितने, 6, H2O 12 है तो यहां 6। देखिए प्रॉपर बिल्कुल फिट बैठ गया ये फॉर्मूला ग्लूकोज का। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज तो ग्लूकोज देखिए इस फॉर्मूले में सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ग्लूकोज द कार्बोहाइड्रेट। चलो बढ़िया चल रहा था सब। अगला मॉलिक्यूल और घर की कहानी क्या, C12H22O11। शुरुआती यहीं से लोगों की सुबह की होती है, सुक्रोज, केन शुगर, शुगर, साखर। तो ये सुक्रोज ये भी क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं C12 क्योंकि कार्बन के बेटा नंबर यहां कितने हैं, 12, H2O11, ये लो ये भी फिट बैठ गया, यानी सुक्रोज भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले में फिट बैठा, यानी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी।
बट क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ गए सामने ना जो इस डेफिनेशन की वाट लगा दिए। वाट लगा दिए मतलब सर क्या मतलब, ये डेफिनेशन फ्लॉप होने लगी। कैसे, कुछ एग्जांपल दीजिए। आइए बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एग्जांपल भी इसका देता हूं। आइए इसको अपन लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक जिसको अपन लोग बोलते हैं। यार कहां फ्लॉप हो गया, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CxH2O को जो फॉर्मूले सेटिस्फाई कर रहे थे उनको क्या बोलते थे अपन, कार्बोहाइड्रेट्स। बट लिमिटेशन क्या है बेटा कि जैसे जैसे आगे मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते गए तो कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल आ गए जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले पे फिट बैठते थे, बट वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। सर जैसे एग्जांपल दीजिए। आइए एग्जांपल देते हैं। इनको तो आप सब जानते होंगे, CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको बेटा, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका। आइए अब बात करते हैं यहां पे कि एसिटिक एसिड के बारे में बेटा अगर बात करें तो जरा आप बताइए, क्या देखिए क्या एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर पा रहा है क्या? आइए चेक करते हैं क्या होगा, बताइए। कार्बन, कार्बन के नंबर यहां कितने हैं, 2। अरे गिनती भी नहीं आती क्या? H2O, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और यहां 4। इसका मतलब यहां रख देता हूं 2। ये देखिए एसिटिक एसिड भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। आइए सर और एग्जांपल दीजिए, ले लीजिए भाई और एग्जांपल लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। अब अगर इसको इस फॉर्मूले को पे रखते हैं तो कार्बन के नंबर बेटा यहां पे कितने, 1। वेरी गुड, 1। और H2O, तो ध्यान से देखिएगा यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहां 2 लिखा है यानी यहां लिख दें 1। तो ये फॉर्मूला भी देखो, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो गया एज अ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जबकि ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलो चलो ये तो ठीक था कि सर ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट थे वो सेटिस्फाई कर रहे थे, हाँ कुछ जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे वो भी सेटिस्फाई कर गए। बट एक ऐसा भी एग्जांपल है ना कि कार्बोहाइड्रेट भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करते, वाट तो अब लगेगी। ठीक है, जैसे C12 C6 H12O5, इसको बोलते हैं रैमनोज। ये बेटा रियलिटी में कार्बोहाइड्रेट्स है, बट क्या देखो क्या ये कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले में सेट हो पाएगा क्या? चलिए चेक करते हैं। C6H2O, 12 हाइड्रोजन है, यहां 2 है, तो अगर इधर 6 लिखूं तब 12 होगा। बट इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो C6H12O6, जबकि रेमनोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है उसका फार्मूला क्या है, C6H12O5। यानी जो रियल में कार्बोहाइड्रेट है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को। तो बड़ा मेसी सा डेफिनेशन हो गया कि केवल इतना बोल देना हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। कुछ फार्मूले सेटिस्फाई, ग्लूकोज सेटिस्फाई किया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को, सुक्रोज सेटिस्फाई किया, ग्लूकोज आपका हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को सेटिस्फाई कर लिया, सुक्रोज सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन एसिटिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था वो भी सेटिस्फाई किया। फॉर्मल्डिहाइड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं था वो भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन पे फिट हो गया। और जो रियल में कार्बोहाइड्रेट्स थे जैसे राइमिनोज, अभी अपन ने बताया ना, ये C6H12O5 रेमनोज जो रियलिटी में कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये अपने हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ नया डेफिनेशन चाहिए अपने को, मतलब ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन से बात नहीं बनी। तो अब इसको जो
रियलिटी में कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन बनी, जो मोस्ट करेक्ट डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, आइए उस पर बात करते हैं। तो जो करेक्ट डेफिनेशन बनी कार्बोहाइड्रेट की वो है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये सबसे करेक्ट डेफिनेशन है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की, कि इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब क्या सर? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब आप सब जानते हो कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल सेंटर होता है और जो प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, उनको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। यानी जो भी पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, बट उनके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। तो पहला क्या बोल रहा है? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कार्बोहाइड्रेट को ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी मोर देन 1 OH ग्रुप हो और साथ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मोर देन 1 OH ग्रुप हो बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो। आइए मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का देखते हैं और एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का देखते हैं। देखिए, फैमिलियर मॉलिक्यूल लूंगा, CHO, CH2OH, OH, H, H, OH, OH, H, OH और H। ये जो मॉलिक्यूल बेटा मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। इसे अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। चलिए देखिए, यहां पे ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है। आई होप आप क्लास 12th में हो तो कायरल सेंटर आप जानते हो कि ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिड हो और जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम से सेटिस्फाई हो। देखिए, इस कार्बन का ऑप्शन क्या है? 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी sp3, यानी बेटा डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल होते ही नहीं है। तो कायरल की दो बातें बस याद रखो कि ऐसा कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड बनाया हो या sp3 हाइब्रिड हो और चारों बॉन्ड डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ बनाया हो। जैसे देखिए, इस कार्बन ने क्या 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? हाँ सर बनाए हैं। और चारों देखो एक एटम ABCD, तो ये कार्बन कहलाता है कायरल। कायरल जैसे मैं आपसे बोलूं कार्बन है, चलिए ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना दिया बेटा, और यहां पे बोल दो एक एटम A, एक B और फिर यहां पे ले लिया मैंने A और C, तो यहां देखिए 2 एटम सेम टाइप के हो गए, तो दिस कार्बन इज नॉट कायरल, दिस कार्बन इज नॉट कायरल। अब ये कार्बन कायरल नहीं है। तो आप देखिए ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे आपको दिख रहे हैं कायरल कार्बन तो हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहां सिमेट्री भी नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गया क्योंकि कायरल सेंटर 4 है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आइए ये देखिए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये 5वां हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक ग्लूकोज में आपको 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है?
पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब मोर देन वन, तो एक से अधिक आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड। ये देखिए CHO एल्डिहाइड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखिए क्या आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितने OH ग्रुप है बेटा यहां पे, 1 2 3 4 5, 5 OH ग्रुप यानी पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, बट प्रिंसिपल ग्रुप इज एल्डिहाइड, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हुआ बेटा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का एग्जांपल ग्लूकोज। अब बात करते हैं अपन लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, उसका भी एग्जांपल आपके सामने एक बनाता हूं, फ्रक्टोज, जिसको आप स्वीटेस्ट शुगर बोलते हो, सबसे मीठी शुगर, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, H OH, OH, H, OH, H और CH2OH। ये बेटा क्या हो गया अपना, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, आइए इसको भी चेक करते हैं कैसे। इसमें भी देखिए ऑप्टिकली एक्टिव सर कैसे है, तो भाई कायरल सेंटर होना चाहिए। देखिए ये सेंटर कायरल, तो डबल बॉन्डेड कार्बन कभी कायरल हो नहीं सकते sp2। यहां पे देखिए ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल। तो फ्रक्टोज के ओपन चेन में 3 कायरल सेंटर होते हैं और ग्लूकोज के ओपन चेन में 4 कायरल सेंटर होते हैं, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। पॉलीहाइड्रोक्सी कैसे चेक करें, चलिए देखिए कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं, फटाफट आइए उनको सर्कल करते हैं। कौन सा कलर उठाएं, चलिए येलो ले लेते हैं अपन। देखिए एक ये OH, एक ये हाइड्रोक्सिल, एक ये हाइड्रोक्सिल, एक ये हाइड्रोक्सिल, एक ये, तो मोर देन 1 OH ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी। और इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है बेटा, इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा लगे हाथ यहां से सुनो, MST CT वाला खासकर ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन भी उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि ग्लूकोज के ओपन चेन में कितने कायरल सेंटर होते हैं और फ्रक्टोज के ओपन चेन में कितने कायरल सेंटर होते हैं, ये CT का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, तो ग्लूकोज के ओपन चेन में कितने कायरल सेंटर है बताइए, 1 2 3 4। तो कायरल सेंटर ग्लूकोज के ओपन चेन, साथ साथ अपने को CT को पैरेलल लेके चलना है। इस ग्लूकोज के ओपन चेन में कितने कायरल सेंटर बेटा, 4। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपके लिए बड़ा फेवरेट होता है कि ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। पैरेलल अपने को CT लेके चलेंगे, अगर यहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है जो CT के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको आपको जरूर बताऊंगा। तो यहां पे कितने कायरल सेंटर हो गए बेटा, 4। और आपको पता है कि अगर कायरल सेंटर 4 हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यानी या ऑप्टिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला होता है बेटा 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। यहां n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो जरा बताएंगे ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर हैं, 4। तो ग्लूकोज के 16 स्टीरियो आइसोमर होते हैं। ये क्वेश्चन CT के लिए तैयार रखिए पहले आप, कि ग्लूकोज के ओपन चेन में 4 कायरल सेंटर, पहला क्वेश्चन। फ्रक्टोज के ओपन चेन में 3 कायरल सेंटर, दूसरा क्वेश्चन। ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो फॉर्मूला 2⁻n, तो 2⁴ यानी 16। ऐसे फ्रक्टोज में आइए, क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन फ्रक्टोज। अरे सीधे मैंने देखो स्टार बनाया है गिल्लो यार, कितने, 3। तो इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर पूछे सेम क्वेश्चन होता है, तो 2⁻3 8। तो ये दो क्वेश्चन CT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो यहां पे अभी हमने बेटा डेफिनेशन क्लियर की कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या है करेक्ट बेटा? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। आपको देखो चित्र बना के भी समझा दिया। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कमेंट में आज आपको बताना जरूर है कि कार्बोहाइड्रेट आपका पहले से बिगड़ा या सुधरा। ये आपको बताना पड़ेगा कमेंट करके कि सर मजा आया, समझा, बढ़िया से समझा, बिगड़ गया तो भी बताइए, सुधर गया तो भी बताइए, हम हर चीज के लिए रेडी हैं आपके लिए। आइए, तो डेफिनेशन तो अपन ने खत्म कर दिया। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और जो एमएसटी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर पे, वो भी आपको बता दिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट आता है बेटा, अगला टॉपिक अपना आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट को देखो बेटा कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले क्लासिफाई किया गया इनका बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई किया गया। तो पहला देखिए केस बनेगा आपके सामने, फर्स्ट में ले रहा हूं आपके सामने, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर towards hydrolysis, towards hydrolysis, on the basis of behavior towards hydrolysis। हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे बेटा कार्बोहाइड्रेट को थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। एक्चुअली ये सैकेराइड वर्ड क्या है? अपन जिसको शुगर बोलते हैं ना बेटा, ग्रीक में उसको सैक्रॉन बोलते हैं। तो वहां से वर्ड आया शुगर के लिए, ग्रीक वाले क्या यूज करते थे? सैक्रॉन। तो अपन लोग उसको सैकेराइड्स बोले। तो यहां पे बात करेंगे, पहला आता है, अगर मैं इसको आपके सामने बनाऊं, तो फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। सेकंड वन इज ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स। एंड द लास्ट इज पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है ये मोनोसैकेराइड सर किसे बोलते हैं? तो बेटा मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना, ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर उनसे सिंपलर शुगर जनरेट नहीं हो सकती। यानी अगर सिंपल के नाम पे इनसे सिंपल भाई कोई नहीं है, ये सबसे सिंपल आदमी है। यानी इनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो इनसे छोटे शुगर जनरेट नहीं होंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, डू नॉट हाइड्रोलाइज, डू नॉट थोड़ा कलाकारी कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। आइए, मोनोसैकेराइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? डू नॉट हाइड्रोलाइज टू गिव टू गिव हाइड्रोलाइज टू गिव एनी सिंपलर शुगर,
मीन्स क्या बेटा, मोनोसेकेराइड से सिंपल कोई है नहीं। यानी अगर आप एक तरह समझो ना, मोनोसेकेराइड कुछ इस तरह समझो बेटा, जैसे आप पॉलीमर जब पढ़ते हो तो अपन जैसे पढ़ते हैं पॉलीथीन, तो खुद वर्ड आ रहा है पॉलीथीन, यानी इथीन का पॉलीमर, यानी इथीन इज द मोनोमर। यानी पॉलीमर कैसे बनते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है, जो छोटी छोटी यूनिट रिपीट होकर जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पॉलीमर। लेकिन जिस छोटे यूनिट से वो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मोनोमर। जैसे पॉलीथीन की रिपीटिंग यूनिट्स क्या है, इथीन। तो वैसे मोनोसेकेराइड इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी एक तरह से समझो ये मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट के। इनसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करते, और इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर ये इनसे छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते। मतलब आप कभी ऐसा मत समझना कि ग्लूकोज में कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। आप ऐसा मत समझो कि सर इसको हाइड्रोलाइसिस करके क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे क्या, नहीं, इनकी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं होती। ये अपने से छोटे कार्बोहाइड्रेट को जनरेट कर ही नहीं सकते, सबसे छोटे यही है। तो डू नॉट हाइड्रोलाइज टू गिव एनी सिंपलर शुगर। चलिए एग्जाम्पल, चल भाई कट जा। एग्जाम्पल सब लोग जानते हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आगे इन सबका स्ट्रक्चर वगैरह डिटेल में आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑलिगोसैकेराइड्स, इनके बारे में अगर बात करें तो ऑलिगोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स जनरेट हो सके, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। तो सर डेफिनेशन भी लिख दो, लिख देते हैं। आइए, which gave 2 to 10 monosaccharides unit अपॉन हाइड्रोलिसिस। यानी इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, विच गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस। जैसे एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं इनका, आप सब जानते भी होंगे। जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज, जैसे लैक्टोज, इसको मिल्क शुगर बोलते हैं अपन। सुक्रोज आप सब जानते होंगे कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। तो बताइए सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर कितने मोनोसैकेराइड बने, 2। इसलिए सुक्रोज को अपन बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। यानी हम ओलिगोसैकेराइड्स को भी फर्दर क्लासिफाई कर पाएंगे, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या बेटा, कि ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स। जैसे आपके एग्जांपल है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम क्या करेंगे ना, पूरा और डिटेल करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स को। अभी आप ये जो टेबल मैं बना रहा हूं पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिला बेटा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। माल्टोज, माल्टोज खतरनाक नाम है। आइए माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करने पर अपने को 2 यूनिट ग्लूकोज के ही मिलते हैं, 2 यूनिट ग्लूकोज के ही मिलते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऐसा कुछ। लैक्टोज की अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक मॉलिक्यूल आपको ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा बेटा गैलेक्टोज का मिलता है। तो ये कुछ आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं। यानी ओलिगोसैकेराइड्स बेटा क्या होते हैं बोलो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जनरेट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, ओलिगोसैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देता है, माल्टोज 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देता है,
लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये जितने भी हैं तीनों, इनकी हाइड्रोलिसिस करने पर कितने मिल रहे हैं मोनोसेक्राइड? 2। इसलिए इन सबको कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं? डाइसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स पे आते हैं बेटा। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? इनमें कोई नंबर तो स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट अगर कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट जनरेट हो, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसेक्राइड्स। यानी विच गिव large number of monosaccharide, large number of monosaccharides upon hydrolysis। हाइड्रोलिसिस करने पर जो लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड्स यूनिट को जनरेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसैकेराइड्स। इनके भी एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे यहां पे आ जाएगा आपका स्टार्च, जो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन जो अपना रिजर्व फूड मटेरियल होता है, या सेलुलोज जिसकी सेल वॉल बनी होती है, प्लांट सेल, सेलुलोज। तो ये एक पहला बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ बेटा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगा इस कंसेप्ट को कि पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? हाइड्रोलिसिस के बिहेवियर पे। तो इसमें कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट हो गए? मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या बेटा? दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट which do not give any simpler sugar upon hydrolysis, जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आप इनसे सिंपल शुगर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट होती हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? ऑलिगोसैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज को की हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा बेटा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, 2 मोनोसैकेराइड मिला। माल्टोज 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये क्या हो गए आपके? ऑलिगोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर लार्ज नंबर में, यहां कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं, आप बोल सकते हो ग्रेटर देन 10, बट लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड यूनिट जनरेट होती है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। अपने को आगे इन सब का अपने को स्ट्रक्चर भी देखना है। अब थोड़ा सा ऑलिगोसैकेराइड, एक्चुअली मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई अभी हम और आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट ऑलिगोसैकेराइड छोटा सा पार्ट है, उसको आज कवर कर देते हैं कि इनको फर्दर कैसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले आज एक आपको ब्रीफ क्लासिफिकेशन दे देता हूं, अगले लेक्चर में मोनोसैकेराइड्स वगैरह को अपने को डिटेल करना है कि फर्दर भी सर क्या मोनोसैकेराइड्स क्लासिफाई हो सकते हैं। तो अगर आप देखिए, आप इधर पहले मोनोसैकेराइड्स देख लीजिए कि डिटेलिंग नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी कि मोनोसैकेराइड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स भी बेटा फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं 2 कैटेगरी में, एल्डोजेस और कीटोजेस। एल्डोजेस और कीटोजेस। देखो नाम से क्लियर हो रहा होगा। एल्डोजेस का मतलब क्या? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, जैसे अपना ग्लूकोज। कीटोजेस का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट या ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ठीक है, तो एल्डोजेस का मतलब वेयर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। यहां पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा बेटा? एल्डिहाइड। और जिसे एग्जांपल अपन ने क्या देखा था? ग्लूकोज। यहां जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा कीटोन। और ये बेटा जो एल्डोजेस और कीटोजेस है ना, ये फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं कि उनके पास कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे अगर एल्डोजेस में 3 कार्बन का एल्डोजेस है तो उसको बोलते हैं एल्डो ट्राइओज।
4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज। आपको अगले लेक्चर में मैं इन सब का स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा, उसकी ट्रिक्स भी दूंगा। 5 है तो एल्डो पेंटोज, एल्डो पेंटोज। और अगर 6 है तो एल्डो हेक्सोज। ऐसे ही सेम बेटा कीटोजेस में भी फर्दर क्लासिफाई होंगे। 3 कार्बन से छोटा कोई कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं बेटा, स्टार्ट ही 3 कार्बन से होता है। N=3 कीटो ट्रायोज। वेट करिएगा अगले लेक्चर का, इन सब का स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाऊंगा, सबके एग्जांपल याद करवाऊंगा आपको। N=4 कीटो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। N=5 कीटो पेंटोज। आज एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन दे रहा हूं आपको। N=6 कीटो हेक्सोज। तो ये हो गए मोनोसेक्राइड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया एल्डोजेज और कीटोजेज में। एल्डोजेज का मतलब जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, कीटोजेज का मतलब जहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। और बेटे एल्डोजेज और कीटोजेज फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं कि उस एल्डोजेज में या उस कीटोजेज में कितने नंबर में कार्बन है। 3 कार्बन का एल्डोज एल्डोट्रायोज, 4 कार्बन का एल्डोज एल्डोटेट्रोज, 5 कार्बन का एल्डोज एल्डोपेंटोज, 6 कार्बन का एल्डोज एल्डोहेक्सोज। ठीक है, यहां पे इनके एग्जाम्पल में एक एक आज आपके लिए लिख देता हूं बस एग्जाम्पल। जैसे ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा मैं। एल्डोटेट्रोज इराइथ्रोज, इराइथ्रोज। एल्डोपेंटोज राइबोज, राइबोज। एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज, ग्लूकोज। इनके एग्जाम्पल हुए। वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर का, सबका स्ट्रक्चर अपन बना बना के आपको सिखाएंगे, आपको एक जबरदस्त ट्रिक देंगे इनके स्ट्रक्चर को बनाने की। कीटो ट्रायोज का एग्जाम्पल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीटी में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कीटो टेट्रोज, कुछ नहीं, आपको इराइथ्रोज याद है, उसी के नाम में थोड़ा सा चेंज करूंगा, इराइथ्रुलोज, इराइथ्रुलोज। कीटो पेंटोज रिबुलोज। कितना आसान हो रहा है याद करना, वो राइबोज तो ये रिबुलोज, इराइथ्रोज तो ये इरिथ्रुलोज। और इनके बारे में तो आप सब जानते हो, कीटो हेक्सोज, फ्रक्टोज, आपका स्वीटेस्ट शुगर। तो ये हुआ मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन। अब ओलिगो का भी देख के आज का लेक्चर फिर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं अपन लोग ओलिगोसेक्राइड्स, उसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किए गए। ओलिगोसैकेराइड्स, इसमें आता है पहला बेटा डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। इनके एग्जाम्पल्स आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स। यहां तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा एक एक एग्जाम्पल, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे ओलिगोसैकेराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने आपके सामने लिखा था, यानी इनके बारे में बात करूं तो गिव 2 मोनोसैकेराइड्स, 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल आपने याद किया था, फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है आपका, देखिए अभी सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेकंड एग्जाम्पल माल्टोज, नाम बड़ा डेंजर है माल्टोज। ग्लूकोज, कुछ और मत समझना,
ग्लूकोज और लैक्टोज मिल्क शुगर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो आपको मिल्क में थोड़ा सा स्वीटनेस आती है उसकी वजह यही है। ट्राइसैकराइड्स के एग्जाम्पल में आपको एक याद रखना है, क्या? रैफिनोज। सीटी वाला ध्यान से सुन लो, ये एग्जाम्पल ही डायरेक्ट आएंगे आपके सामने। या तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकराइड्स, या रैफिनोज अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस व्हाट। तो रैफिनोज जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगा 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रक्टोज का और 1 यूनिट गैलेक्टोज का। तो कितने मोनोसैकराइड जनरेट किया इसने? 3, इसलिए इसको नाम पड़ा रैफिनोज का ट्राइसैकराइड्स। टेट्रासैकराइड नाम से क्लियर होगा, टेट्रा का मतलब 4, सैकराइड्स का मतलब शुगर, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर 4 मोनोसैकराइड यूनिट जनरेट होती है। इसका एक एग्जांपल याद रखेंगे आप, स्टाइकियोज। इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर मिलता है 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रक्टोज का और 2 यूनिट गैलेक्टोज के। तो ये एक आपके सामने आज एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। फिर से मैं एक क्विक रिवीजन देता हूं लास्ट में। मोनोसैकराइड्स जो थे वो सिंपल शुगर कहलाते थे और उनकी हाइड्रोलिसिस करने पर आप उनसे सिंपल शुगर नहीं बना पाते। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं? मोनोसैकराइड्स के। मोनोसैकराइड्स को फर्दर किसमें क्लासिफाई किया? एल्डोजेज और कीटोजेज, यानी जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है मेन, उनको एल्डोजेज बोला गया, जिनमें कीटोन है उनमें कीटोजेज। और एल्डोजेज और कीटोजेज को फर्दर क्लासिफाई किया गया नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, एल्डोट्राइओज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोट्राइओज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, और उसके एक एक एग्जांपल याद करवाया। फिर मैंने ओलिगोसैकराइड को क्लासिफाई किया, डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स और टेट्रासैकराइड। क्वेश्चन यहां क्या होंगे? एग्जाम्पल याद करना होगा आपको, और किसकी हाइड्रोलिसिस से क्या क्या मोनोसैकराइड जनरेट होता है ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट वन पॉलीसैकराइड्स, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है, 10 से ज्यादा या बहुत ज्यादा मोनोसैकराइड यूनिट जनरेट हो, जैसे स्टार्च जो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो आज का लेक्चर अपन यही वाइंड अप करते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि बायोमॉलिक्यूल सुधरा या बिगड़ गया। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मोनोसैकराइड्स को और डिटेल करेंगे, इनके स्ट्रक्चर बनाने की आपको ट्रिक्स वगैरह बता देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।